कहानी को इस्लामाबाद में रोककर ज़रा देर के लिए हम गवादर जाएंगे। शीशे के सामने खड़ी जीनिया हाकिम अपने शहद रंग बालों को संवार रही थी। ब्रश हाथ में था और वो मुख्तलिफ जावियों से अपने चेहरे को देख रही थी। उसी लम्हे गूंज टकली दरवाजे से अंदर आई। जहनी, तुम तैयार हो जाओ, अब्बा ने कहा है तुम अपनी शादी की शॉपिंग खुद करो। वो चहक रही थी। जीनिया ने उसको नहीं देखा। कितना मज़ा आएगा, हम शॉपिंग पर जाएंगे। वो खुश थी, बेइंतहा खुश। मिडिल क्लास लोग शॉपिंग करने नहीं, ज़रूरियात पूरी करने जाते हैं। सालिम सफाक तबसरा। और अब्बा से कहो मेरी पसंद का ना सोचे, क्योंकि मिडिल क्लास लोग सिर्फ ज़रूरियात पूरी करते करते पसंद और ख्वाहिश के शो पीस में छोड़ कर आते हैं। वो कोच की जाने मुड़ी बेतासुर आंखों से उसे देखा। क्योंकि ख्वाहिशात हमारे बजट से 1-2 हज़ार ज़्यादा महंगी होती हैं। कोच ने बल खाकर उसे देखा था। भाड़ में जाए तुम्हारी फिलॉसफी, तुम जैसी नागिन के साथ जाना ही नहीं मुझे। अल्लाह जाने इतना जहर कहाँ से लाती हो। जाओ अब अपनी किसी दोस्त को ले जाओ। वो जाते जाते मुड़ी। उसकी आखिरी बात में वो दोनों बाया वक्त चुकी थी। कुछ बेख्याली से सीनिया भारी दिल से, क्या आपने कभी दोस्त नहीं बनाए बॉस? अगर कैस नॉर्मल हालत में होता तो इससे अब नॉर्मल सवाल का जवाब अपने हिसाब से देता, लेकिन आजकल उसे वो दोस्त बहुत याद आती थी। वो सुनहरी आंखें, वो गुजरा वक्त, याद के पन्ने उस सुनहरी यादों से भरे हुए थे। अदीबा की बात पे वो एक पल को ठहर गया। आसपास यादें और मासी बिखर गया। और कैस का मासी खुशगवार कहाँ था। मेरी एक दोस्त थी, बहुत अच्छी, मिलनसार, मेरी जैसी नहीं थी वो। कैस की आवाज़ कहीं दूर से आती थी। वो अगर मुझे किसी काम से रोक देती थी तो मैं रुक जाता था। वो अगर कोई काम करवाना चाहती थी तो मैं कर लेता था। सुनहरी आंखें इतनी शिद्दत से याद आई कि दिल पसीजा था। कोई शर्मिंदगी से उसे देख रही थी। मेरा ये मतलब नहीं था सैनी, मैं तुम्हें वो सब कुछ याद नहीं दिलाना चाहती थी। उसे बेबसी से लब काटे। एक डरी डरी सी नजर सीनिया पे डाली। अगर तुम उसे मौका देती तो आज ऐसा ना होता। उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने सजा दे दी। तुम्हें उस पर इतबार करना चाहिए था। उससे कहकर सीनिया को देखा। वो जिसका चेहरा अब भी बेतासुर था, लेकिन उसकी आंखें सारा हाल कह रही थीं। वो डिस्टर्ब हुई थी, सख्त डिस्टर्ब। दोस्त को वही राज पता चलने चाहिए जो हम सुनाएं, वो नहीं जो उसे दूसरों को सुनाने हो। सीने की आवाज़ कमरे में गूंजी। हम दोनों में से कोई गलत नहीं था। बस उसे उन राजों को नहीं खोजना चाहिए था जो मैंने छुपा लिए थे। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उससे जैसे दिल को तवज्जो दी थी। मुझ पर उसका एक राज खुला था। मेरी अकल ने उस राज को खोजा था। नहीं खोजना चाहिए था। गलती हो गई, या फिर शायद नहीं हुई। मैंने उसकी आंखें पढ़ ली थी। हमारे दरमियान नज़दीकियां थी। मैं उसके कहे का मुंतजिर नहीं था। मुझे उसके बारे में पता चल जाया करता था। उससे खाली खाली नसों से अदीबा को देखा। वो डिस्टर्ब था, उलझा हुआ। तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए था जैनी, दोस्तों को माफ़ कर देना चाहिए। वो तासुब से बोली थी। सीनिया धीरे से ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठती चली गई। उसकी आंखें अब मुख्तलिफ थी, रंजीदा, गिल्टी। उसे भी वो वक्त, वो दोस्ती याद थी। मैं उसके लिए हाथ मैं जानती थी मेरे राज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में शक था। मैं उसके साथ हमेशा मुखलिस रहना चाहती थी। हमारा ताल्लुक क्रिस्टल क्लियर था। मेरे वहम ने उसे धुंधला कर दिया। मेरे लिए वो बहुत खास थी। मैं उसके राज को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मैं उसे मुसीबत से निकालना चाहता था। लेकिन वो एक शक्की लड़की थी। उससे कभी इतबार करना सीखा ही नहीं था। उसके साथ मुखलिस था मैं। उसे ये समझना चाहिए था। मेरे दिल में शक आ गया था। मैंने कभी इतबार करना नहीं सीखा। उससे मुझे बचाना चाहा था, लेकिन तुमने उससे खुद को बचा लिया है ना। पूंछ ने बात मुकम्मल की। सीनिया जमीन को घूरती रही। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। पलक में गिराहें अटकी थीं। आंखों में पानी भर आया। हाँ, उसे तकलीफ हुई थी। दिल को किसी ने मुट्ठी में लेकर दबाया था। वो बुरी नहीं थी हदीबा, वो बस मुख्तलिफ थी। मैं नहीं जानता उसने मुझे क्यों छोड़ा, लेकिन ये हकीकत है कि मैं उसे आज भी मिस करता हूँ। उसके बगैर आज भी अधूरा हूँ। मैं चाहता हूँ वो पलट आए। मैं उसके पलट आने का एहतराम करूँगा। काश वो एक बार पलट आए। काश वो एक बार मेरी नज़रों में अपना मुकाम जान ले। मैंने उसे दोस्ती की सैनिटी की खातिर छोड़ा। सीने की आवाज़ इतनी हल्की थी कि वो बामुश्किल खुद को सुन पाए। मैं उसके साथ रहती, लेकिन उस पर यकीन न करती तो ये मुनाफकत होती। मैंने उसे छोड़ा क्योंकि मेरे साथ मसाइल थे। हकीकत यह है कि मैं आज भी उसे मिस करती हूँ। मैं आज भी उसी की तरफ लौटना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ उससे मेरी जगह संभाल रखी होगी।
मेरा मुकाम मुझ पर होगा। काश वो एक बार पहल कर दे। मैं आज भी उसके पलट आने का मुंतज़िर हूँ। उसने दोहराया। सूरज की किरणों ने उसके चेहरे से फिसलना शुरू किया था। चाहों पे उस शख्स का भी हक था। मुझे यकीन है वो एक दिन वापस आएगी, क्योंकि उसे मुझ पे एतबार होगा। वो चाहती होगी मैं पहल करूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। उसका लहजा अटल था। ये नहीं कि मुझे उससे ज़िद है या कोई मुकाबलाबाजी। वो मेरी दोस्त है, उसे मेरा एहतराम करना होगा। उससे आज भी तुम्हारे पलट कर आने का इंतज़ार होगा। कूंज उससे कह रही थी। उसे आज भी अपनी बर्थडे पर तुम्हारा इंतज़ार होता है सैनी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसके पास पलट कर जाना चाहिए? सीनिया ने चंद लम्हा उदास आंखों से उसे देखा। अगर वो पलट आई तो मेरी ज़िंदगी के आधे दुख ख़त्म हो जाएंगे। मैं उसके पास लौट कर नहीं जा सकती। उसके मसाइल बढ़ जाएंगे। मैं अपनी आखिरी सांस तक उससे दूर रहने की कोशिश करूंगी। मैं आखिरी सांस तक उसकी पुकार का इंतज़ार करूंगा। अगर उसने एक बार भी मुझे वापस बुलाया तो मैं चला जाऊंगा। दोस्ती में मुकाबलेबाजी नहीं होती। मैं मर जाऊंगी लेकिन उसे नहीं पुकारूंगी। मैं मरने तक उसकी पुकार का इंतज़ार करूंगा। दोनों बायक वक्त खामोश हुए थे। दोनों के अल्फाज बायक वक्त खत्म हुए थे। कैसे यासियत से अपना रुख खिड़की की जानिब मोड़ लिया। सीनिया मूड़े पे बैठी रह गई। जिस तरह टांगे शल हो जाया करती हैं, उसी तरह टूटी हुई दोस्तियों का जिक्र दिल को शल कर देता है। क्या तुमने कभी दिल का शल होना महसूस किया है? मगरिब को बीते हुए कई लम्हे गुजर चुके थे। गंभीर महल पे शाम फैली थी। महल के मकीन अपने कमरों में दबके बैठे थे। मेहदी गंभीर भी इस वक्त अपने कमरे में था। बेड पे आड़ा तिरछा लेटे लेटे वो मोबाइल पे कुछ देख रहा था। छत की सीलिंग से लगी नीली रोशनियों ने कमरे में ख्वाबनाक मंजर पैदा कर रखा था। उसी लम्हे उसका फ़ोन बजा। वासिम मुनीर कॉलिंग के अल्फाज जगमगाए। ये तो कैसिम का एम्प्लॉय था। वो कमर सीधी की उठ बैठा। फ़ोन कान से लगाया। अगले ही लम्हे उसके तासुरात बदलते चले गए। अगले 2 मिनट की कॉल में वो 2000 बार पल खाक चुका था। फ़ोन बंद करके उससे पैर बिस्तर से नीचे उतारे और गैस से कमरे की राह ली। वो तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था। चेहरे पे दबा दबा गुस्सा था। गैस से कमरे का दरवाज़ा एक धाड़ से खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। गैस जो सादा से हुलिये में अपने बेड के एक कोने पर टिका बैठा था। सामने कई किस्म की गन्स फैला रखी थीं। उससे नज़र उठाकर मेहदी को देखा तक नहीं। वो बस एक गन खोले हुए था। उसके पुर्जे बिखरे हुए थे। मेहदी सुर्ख चेहरा लिए आगे को आया। तुम ये सब कैसे कर सकते हो नाइटमेयर? वो हुर्राया था। तुमने एक आदमी से उसका करियर छीन लिया। तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? कैसे नज़र उठाकर उसे देखा। अगर मैं ये सब ना करता तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होती। मेहदी भड़कित हो गया था। तुम्हारे अंदर से इंसानियत निकलती जा रही है गैस। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? वैसी जानवर बनते जा रहे हो तुम। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम क्यों इतने घटिया हो। वो पूरी कुव्वत से चिल्ला रहा था। गैस गर्दन झुकाए हाथ में पकड़ी रुई के गोले से गन को साफ करता रहा। मुझे जवाब दो गैस गंभीर। मेहदी एक बार फिर हुर्राया। इधर देखो मुझे। इस कंपनी में मेरा भी हिस्सा है। तुम इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। इस तरह लोगों की मेहनत नहीं ले सकते। मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा। वो चीख चीख कर थक चुका तो गैस से गन्स को एक तरफ रखा फिर अपनी जगह से उठा। पैर बिस्तर से नीचे उतारे अब वो उसकी तरफ आ रहा था। मेरी जबड़े भींचे उसे अपनी तरफ आता देखता रहा। गैस उसके सामने आकर ठहरा। सीरियल किलर जैसी सर्द आंखों से उसे देखा। वो पलक तक नहीं झपक रहा था। स्याह आंखें सब आंखों में गड़ सी गईं। पहली बार जब तुम न्यूयॉर्क गए थे तब 55 लाख का खर्चा हुआ था। वो उसकी आंखों में देखकर बोल रहा था। उससे अगली बार जब तुम इंग्लैंड गए थे तब 70 लाख खर्चा हुआ था। क्योंकि तुम होटल के कमरों में नहीं, स्वीट्स में रहना चाहते हो। क्योंकि तुम आम खाना नहीं, 5 स्टार होटल्स के ताम खाना चाहते हो। तुम आम स्टोर से कपड़े छोड़ महंगे महंगे डिज़ाइनर वेयर पहनना चाहते हो। क्योंकि तुम महंगी महंगी ब्रांडेड चीज़ें लेना चाहते हो। जानते हो पैसा कहाँ से आता है? मेहदी अब भी लब भींचे हुए था। उसे सख्त गुस्सा आया था। जब मैं गधों की तरह काम करता हूं ना, तब आता है पैसा। वो पैसा जिसे तुम बर्बाद करते हो। और उसी पैसे का रास्ता रोकने वाला था वासिफ मुनीर और उसके जैसे चंद और कीड़े। सबको मसलना पड़ा, वरना मैं कुचला जाता। मेहदी ने बेसारी से पहलू बदला। मुझे ये मत बताओ तुमने क्या किया, क्यों किया। मैं सब जानता हूँ गैस। तुम हमेशा इस रास्ते जाते हो जहां तुम्हें तुम्हारी अना की तकसीन हो सके। क्या ऐसा नहीं है?
क्या तुम इस मामले को आराम से हल नहीं कर सकते थे, बगैर धमकियों के, बगैर एक शैतान बने? कैसे धीरे से इस बात में सही लाया। बिल्कुल, मैं एक फरिश्ता बन सकता था अगर मेरे पीछे कोई मुझे संभालने वाला होता। मेरे पास एक था, मेरा बाप, लेकिन वो मर गया। थैंक्स टू यू। दोनों हाथ उठाकर गोया उसे सराहा। उसकी आंखों में सजा था। मेहदी के गले में गिल्टी सी उभर कर मधुम हुई। रंगत फीकी पड़ी। कैस कहे क्या। मेरा बाप अगर जिंदा होता तो यूं शैतान बनने की जरूरत ना पड़ती मुझे, यूं लोगों का कैरियर खाने की जरूरत ना पड़ती मुझे, और यूं गधों की तरह काम करने की जरूरत भी ना पड़ती। मैं बुरा नहीं बनता अगर ये दुनिया मेरे साथ अच्छी रहती। तुम अब भी अच्छे बन सकते हो गैस, अब भी वापसी मुमकिन है। मेहदी का लहजा फिक्रमंद हुआ। तुम एक बार कोशिश तो करो, एक बार, सिर्फ एक बार खुद को बदलने की कोशिश करके देखो। तुम देखना सब बदल जाएगा। कैस उसको देखते हुए जोर से हंसा था और फिर वो हंसा ही चला गया। हंस हंस कर दोहरा होने लगा। मेहदी अजीब नजरों से उसे देख रहा था। कैस के बुलंद कहके गूंज रहे थे। यकदम वो सीधा हुआ। झुकने की वजह से घुंघराले बाल माथे पे बिखर गए थे। उसकी मुस्कुराती आंखों में ठंडा तासुर था। तुम तो अच्छे हो ना मेहदी, तुम तो नेक हो ना। एक दुनिया है जो तुम्हारे जैसी बनना चाहती है, तुम्हें फॉलो करना चाहती है, ऐसा है ना? मेहदी कुछ नहीं बोला। बस खामोश नजरों से उसे देखता रहा। कैस 2 कदम आगे आया। एन उसके सामने। हाथ में पकड़ी गन अब उसके और अपने चेहरे के दरमियान में लाई। करीब, बिल्कुल करीब। क्योंकि गन मेहदी के चेहरे को छू रही थी। इस गन को पहचानते हो ना? सब आंखों में नासमझी उतरी। ये वही गन है जो गवादर के साहिल पे तुमने छोड़ी थी। ये वही गन है जिसे तुम किसी आदमी को मारने जा रहे थे, लेकिन मैंने मारा नहीं, मैं बस। ये गन गैर कानूनी है। ठंडी बर्फ सरगोशी पे मेहदी बर्फ हो गया। ये गन और उसका मालिक 2 साल पहले गायब हुए थे। आदमी की लाश टुकड़ों में मिली। गन का सुराग आज तक नहीं मिल सका था, लेकिन आज ये मुझे तुमसे मौसूल हुई है। मैं इसका क्या मतलब समझूं? तुम आम कातिल हो या एक ट्रॉफी किलर? मेहदी शल सा उसे देखे क्या। अपनी सफाई में कहने को अल्फाज नहीं मिले। कोई यूनान की सफ़ेद गलियों में तुम्हारा पीछा करता है, कोई गवादर के खंडरों में तुम पे हमला करता है। कोई तुम्हारे पीछे क्यों आता है मेधी? तुम तो अच्छे हो ना। उसकी आखिरी बात में ऐसी काटती कि बदन छलनी होने लगे। तुम तो नेक और अच्छा बनने का दर्ज देते हो मुझे, और तुम खुद क्या करते हो? तुम गैर कानूनी बंदूकें साथ रखते हो। तुम अपनी औरत को डिसऑन करते हो। तुम्हारा पीछा करने वाला तुमसे कोई इंतकाम चाहता है। कुछ है जो तुमने माजी में किया है, और तुम चाहते हो मैं अच्छा बनूं। तंज इस सजा क्या नहीं था उसकी बातों में। मेहदी के चेहरे पे गोया किसी ने खोलता हुआ तेल डाल दिया हो। तुम लोगों को सादगी के दर्ज देते हो और उस शाहाना रिजॉर्ट्स और स्वीट्स में रातें गुजारते हो, महंगे महंगे होटल से खाना खाते हो, और तुम चाहते हो मैं दूसरों का पैसा खाना छोड़ दूं। मेहदी ने बेचैनी से पहलू बदला। मैं अगर ये सब करता हूं तो अपने बाप की विरासत पे करता हूं। कैस, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। मेरा हक तो मारा है। उससे शिकायत की। तुमने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए। तुमने मुझसे मेरा बचपन, जवानी सब छीना। मेरे ख्वाब थे। मैं दुनिया देखना चाहता था। मैं आर्टिस्ट बनना चाहता था। 18 साल में थी। 18 साल की उम्र में मैंने जंगें लड़ी हैं, क्योंकि तुमने मेरे बाप को मरवा दिया। जिंदगी जीने की उम्र में मैंने आधे खानदान की लाशें ढोई हैं। सारे अल्फाज मेहदी की हलक में अटक गए। कुछ कहा ही नहीं क्या। कोई तरदीद नहीं, कोई इनकार नहीं। वो मुजरिम था और मुजरिमों के सर झुके हुए ही अच्छे लगते हैं। जानते हो बुरे लोग बुरे क्यों बनते हैं? मेहदी ने खाली खाली नजरों से उसे देखा। बुरे लोग इसलिए बुरे बनते हैं, बुरे लोग इसलिए बुरे बनते हैं क्योंकि वो तुम जैसे अच्छों से मिले होते हैं। तुम लोग, तुम्हारे जैसे सो कॉल्ड अच्छे हमारा यकीन अच्छाई से उठा देते हैं। इस दुनिया में अच्छा बस वही होता है जिसे बुरा बनने का मौका नहीं मिलता। जिसे मिल जाए वो गैर कानूनी, गैर लाइसेंस शुदा गन्स भी लेकर घूमता है, और जिसे मौका ना मिले वो गवादर की सड़कों पे एक कत्ल होने से बचा भी लेता है। अब बताओ मेहदी, हम दोनों में सच्चा कौन हुआ? उसे सीने पर बांसुर लपेटे। आंखों में चैलेंज उतरा। मैं, जिसने कत्ल होने से बचाया, या तुम जो कत्ल करने जा रहे थे? मेहदी ने ठहर कर उसकी आंखों में देखा। ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत उसके अंदर आई कि उसके मुंह से बेख्तियार मैं निकला। कैसे। अब्रू ऊपर को उठाकर उसे सताइश से देखा।
मैं अच्छा हूँ गैस, क्योंकि मैं अपने गुनाहों को ऑन करता हूँ। मैं अच्छा हूँ क्योंकि मेरे पास जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मैं ब्लेम गेम नहीं खेलता। तुम सारे बुरे किसी अच्छे की वजह से बुरे नहीं बनते। अपने तमाम गुनाहों की वजह तुम खुद हो। उंगली से उसके सीने पे दस्तक दी। अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे या किसी और को इल्ज़ाम देकर बरीउल ज़िम्मा हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे बाएं कंधे वाला फरिश्ता बुराई को तुम्हारे ही खाते में लिखेगा। ये नहीं लिखेगा कि कैस जमान कम्बीर ने मेहदी सरवर कम्बीर की वजह से गुनाह किया। गैस अब भी उसे उन्हीं महसूस नजरों से देख रहा था, यूं गोया उसकी बातों से फर्क ही ना पड़ा हो। मेधी चंद लम्हे तेज सदा निगाहों से उसे देखता रहा और फिर पलट गया। अभी उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पे था जब गैस ने उसे पुकारा। तुम्हारे पीछे कौन आता है? सवाल किया गया। कई लम्हे उसे जवाब न मिला। उसे मारो, वरना वो तुम्हें मार भी सकता है। और मैं नहीं चाहता मेरे घर से सब्ज़कदमी खत्म हो। मेधी का वजूद चंद लम्हे जामिद रहा, फिर धीरे से चंद अल्फाज फिसले। मैं उसका सद्बाप कर आया हूँ। अगर वो स्याह है तो मैं उसके लिए काली आंधी ला रहा हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। गैस के चेहरे के तासुरात तेजी से तब्दील हुए। वो वापस अपने बेड तक आया, झुककर साइड टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया। उसकी उंगलियों ने एक नंबर डायल किया। बेल जा रही थी। उसी लम्हे कॉल मिल गई थी। मैंने तुमसे कहा था ना, सिर्फ डराने से कुछ नहीं होगा। अब की बार बस ताकुब ना करना। एक लम्हे की खामोशी। बल्कि अब की बार उसके पीछे मैं खुद जाऊंगा। मेरे पापा के कातिल को मैं अपने हाथों से मारूंगा। स्पीकर के पास शख्स एक लम्हे को खामोश हुआ था। फिर उसकी हल्की सी आवाज़ गैस के कानों में पड़ी। आप उसे कैसे मार सकते हैं? वो आपका खानदान है। ये काम मुझे सौंप दे बॉस। गैस से गिरफ्त मोबाइल पे सख्त हो गई। आधे खानदान की लाशें आंखों के सामने घूम गईं। रफ्ता रफ्ता आंखों से सारी इंसानियत रुखसत हुई। आंखें सर सफाक हो गईं। खून के जितने कतरे मेरे पापा के जिस्म से बहे थे, उतने अगर ना बहाए तो खुद पे मर्द होना हराम समझूंगा। कॉल कट गई थी। आंखें अब तक सर्द थीं। कई साल पहले की आग अब उसके सीने में जल रही थी। हर दफ़ा वो नहीं जलेगा, इस दफ़ा वो जलाएगा। बशर हाकिम की छोटी गाड़ी गवादर की सड़कों पे दौड़ रही थी। मगरिब करीब थी। सारे में अंधेरा छाने लगा था। गाड़ी की पिछली सीट पे कूंज और अम्मा बैठी थीं। अगली सीट पे सीनिया। पीछे मुड़कर देखो तो कूंज हाकिम अभी से शॉपिंग के थैले खोल खोल कर चेक कर रही थी। अभी से वो सीनिया की पसंद के जोड़े हथियाने का सोच चुकी थी। अपनी पसंद तो कोई पसंद आई ही नहीं थी ना। बशर काफ़ी देर से शापरों का खुलना बंद होना नोट कर रहा था। फिर आखिर अब बोल पड़ा। अम्मा, इस भूखी से कहें घर जाकर सामान देख ले। पता नहीं कहाँ से गले पड़ गई हमारे। हाँ तो चेक कर रही हूँ ना, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। वो तड़ाक कर बोली। चाहे तुम जितना मर्जी चेक कर लो, तुम्हारी अंधी आंखें कुछ ना कुछ भूल कर आई होंगी। वो मोड़ काटते हुए बोला। कौन जज्बे त्वक्का हत्ते से उखड़ गई। हाँ मैं अंधी हूँ, और तुम तो गवादर के पहाड़ों पे बैठी चूंटियाँ यहीं से देख लेते हो, है ना। गवादर के पहाड़ों वाली बात पे सीनिया जैसे ख्वाब से जागी थी। जिस सड़क पे इस वक्त गाड़ी रवां दवां थी, उसके सामने ही कोहे बादल था। गाड़ी में फैली स्प्रे की खुशबू तखलील हो गई। आसपास सासा सासा भुट्टो की खुशबू फैल गई। सीनिया हाकिम ने खुद को उस घुटन सदा गाड़ी के बाहर कोहे बादल की बुलंदियों में महसूस किया। चंद दिन पीछे, कुछ वक्त कबल, ये सुबह सादिक का वक्त था। अभी सूरज तलू नहीं हुआ था। नीम अंधेरा गवादर पे अपनी स्याह चादर फैलाए हुए था। मेहदी गंभीर और उसका ग्रुप आज कोहे बादल की बुलंदियों से दुनिया का हसीन तरीन तुलुए आफताब का मंजर देखने वाले थे। गवादर का सबसे खूबसूरत और दिल मोह लेने वाला नज़ारा यही था। उभरता सूरज, ढलता सूरज, कोहे बादल से नजर आता समंदर, और उस पे चलते जहाज। वो जहाज जो उस बुलंदी से अंगूठे की नाखून जितने छोटे लगते थे। गवादर शहर का सबसे हसीन नज़ारा कोहे बादल से किया जा सकता था। घर में बगैर बताए सुबह मुंह अंधेरे बशर उसे यहाँ छोड़ गया था। खुद वो अपनी दुकान गया था। कल रात ही उसके साथ वाली दुकान में चोरी हुई थी। ताले तोड़े गए थे। उसे जाना था। अभी और कितना सफ़र बाकी है। ये इकरा की आवाज़ थी, जो कोहे बादल की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर थक गई थी। मेहदी, इकरा और जीनिया साथ थे। बाकी लोग अभी बहुत पीछे थे। जीनिया ने चलते चलते मुड़कर उस हामती कामती लड़की को देखा, फिर उसके सामने खड़े मेहदी को, जो उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कुछ पूछ रहा था। 770 सीढ़ियाँ हैं, जिनमें सभी 250 भी मुकम्मल नहीं हुई। चंद जीनों के फांसे पर खड़ी रिपोर्ट बोल रही थी। मेहदी ने एक नज़र उसे देखा, फिर इकरा को देखा। तुम जरा आराम कर लो, फिर आ जाना, ओके?
वो मेरी से मुतफिक थी। जब ये सीढ़ियों के दरमियान में बैठ गई, कंधे पे टंगे बैग को दुरुस्त करता मेरी सीनिया के पीछे लपका। उसने ऑफ वाइट ओवर साइज शर्ट के साथ कार्गो पैंट पहनी थी, बालों को अच्छे से सेट किए, कंधे पे छोटा बैग बैग डाले वो आगे आगे चल रहा था। उसी लम्हे उसने सीनिया को अपने बैग से एक तेज़धार चाकू निकालते हुए देखा। वो हैरानी से उसकी तरफ आया। सीनों पे उससे साथ कदम धरते हुए वो उसे तसल्ली देने लगा। तुम डर रही हो, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैंने ये चाकू आपसे हिफाजत के लिए निकाला है, क्योंकि मुझे आप पे एतबार नहीं है। नीम अंधेरे में चलती लड़की उसे हस्बे मामूल सहे ही लगी। मैं तुम्हारे लिए इतना नाकाबिले एतबार क्यों हूँ? देखो, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। ओह खुदाया, तुम मुझ पे शक कर रही हो? उसे सदमा लगा था। होंगे, लेकिन कम अज़ कम मेरे नज़दीक नहीं। मेरे नज़दीक आप दुनिया के सबसे मशकूक इंसान हैं। उसका सांस फूल रहा था। तेज़ तेज़ चलते हुए वो दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की तगो-दो में थे। आखिर इतनी बेतबारी क्यों? वो ऐन उसके सामने आकर रुका था। आगे जाने के तमाम रास्ते मसदूद हो गए। सीनियर ने एक पल को ठहरकर संजीदगी से उसे देखा। वो उससे 2 सीने आगे था। लंबा चौड़ा कद, नीम अंधेरे में साया सा लगता था। कोई है जो आपका ताक़ुब करता है, कोई है जो आपके सीने पे बंदूक रख देता है, कोई है जो आपसे कुछ लेना चाहता है, जान, माल या फिर कुछ और। मेरी अब्रू सुकेड़े उसे सुन रहा था। आपकी पिंडली में चाकू बंधा है, जैकेट की जेब में गन है, ढेर सारी इस्तेमाल न होने वाली सिम की डिबिया है, बैक वक्त 3 मोबाइल फ़ोन्स हैं। आप प्रॉब्लम है मिस्टर गंभीर। क्या मुझे अब भी आपसे मसला नहीं होना चाहिए? मेहदी ने सर झटका, एक जीना नीचे उतरा। कल किले वाली बात को भूल जाओ, वो बस एक हादसा था। मैं भूल जाऊंगी, क्या आप भूल सकते हैं? वो तुरंत बोली। आपकी आंखें देखकर साफ लगता है आप सारी रात नहीं सोए। जान का खौफ अच्छे अच्छों की नींद उड़ा देता है। मुझे मौत से खौफ नहीं आता। मेरी संजीदा था। मुझे आता है, क्योंकि मौत के बाद जन्नत दोज़ख आते हैं। मैंने दोनों की तैयारी नहीं की। तुम्हें लगता है वो मुझे मार देगा? वो ना जाने क्या सुनना चाहता था। मैं चाहती हूँ वो आपको मार दे, ताकि आपको मालूम हो इंसानों की दुनिया में फरिश्ता बनने का अंजाम क्या होता है। वो दोनों तुर्की व तुर्की एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? उसे तासुब हुआ। तिस्सी करे, मैं सिर्फ पत्थर हूँ। दिल नामी चीज़ बस मेरे जिस्म के लिए काम करती है। उसके अंदर जज्बात भरना एक अरसा पहले छोड़ चुकी हूँ। नीम अंधेरा अब छुट रहा था। हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। मेरी ने बेचारगी से उसे देखा और कंधे ढीले छोड़ दिए। सर को जोर जोर से नफे में हिलाया। अच्छा ठीक है, अब मुझे माफ़ करो कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश कर दी। चलो आगे। वो कहकर आगे बढ़ गया। सूरज शुरू होने ही वाला था और अब भी वो कोहे बातिल की बुलंदियों तक जाना बेकार नहीं था। तुम जानती हो इस पहाड़ का नाम कोहे बातिल क्यों है? मज़ीद चंद सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो खुद पे काबू नहीं रख पाया। वो पब्लिक स्पीकर था, बोलता नहीं तो कहाँ जाता। मैं आपकी ट्रैवल गाइड नहीं हूँ जो आपकी मालूमात में इजाफा करती रहूँ। मेरी ने ढेर सारा गुलस्सा सब किया और चलता रहा। साथ साथ अब वो अपने बैग से निकाला हुआ भुट्टा झील रहा था। अच्छा सुनो, तुम भुट्टा खाओगी? उससे खुले दिल से ऑफर की। ये निराले शौक आप ही को मुबारक हो, सुबह सुबह भुट्टा खा लूँ। वो बड़बड़ाई। मेरी मुस्कुराया। ये चली कुटी लड़की शायद सहर खाकर पलती थी। चलते चलते वो एक बार फिर रुक गया। यूं की राहें एक बार फिर मससूद हुई। कवातर का समंदर और कश्तियाँ यहाँ से बहुत छोटी नजर आती थीं। मेरी की आंखें चमक रही थीं। आसपास के नज़ारे दिल को खीरा किए देते थे। तुम्हें भूख लगी है ना? वो मुस्कुरा रहा था। सीने ने हल्की से चेहरा घुमाया। साफ साही था। वो भूखी थी। आह, वो वाकई भूखी थी। मेरी को सही लगा था। तुम ये भुट्टा खाना चाहती हो, है ना? बदतमीज आदमी। मैं वो चाय पीना चाहती हूँ जो आपके थर्मास में है। अब की उससे गर्दन अकड़ा ली। रिठाई तो उस पर ख़त्म होती थी। चाय के आशिकों को अगर सुबह सादिक चाय ना मिले तो उनका दिमाग काम नहीं करता। मेरी के हाथ में मकई के दाने थे जिससे वो सीने की तरफ बढ़ाए हुए था। उभरता सूरज, नम हवाएं, भुट्टे और चाय की खुशबू और समंदर का नज़ारा। जिंदगी से और क्या चाहिए। अगर तुम ये बता दो कि इस पहाड़ का नाम कोहे बातिल क्यों है तो मक्कई तुम्हारी हुई। एक पल को सीनिया के जी में आया था कि उसे यहीं से धक्का दे दे। अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए उससे खुद को कंपोज किया। खुद को हद दर्जा बेनियाज जाहिर किया। बलूची जुबान में बादल एक कश्ती को कहते हैं। दूर से देखने पे ये पहाड़ एक कश्ती जैसा लगता है।
इस चीज़ का नाम कोहे बादल है। कहते साथ उससे हथेली फैला दी, गर्दन कड़ाए हो रखी, चेहरा सख्त। मेहदी ने सारे दाने उसकी हथेली पे पलट दिए और मुस्कुरा कर आगे बढ़ा। चंद और सवालों का जवाब दे दो, फिर चाय भी पिला दूंगा। वो आगे बढ़ रहा था। सीनिया ढेर सारा गुस्सा जब्त करते हुए उसके पीछे गई थी। उस आदमी की मौत सीनिया के हाथों लिखी थी। काश उस दिन उस किले में उसे बचाया ना होता। वो बड़बड़ाते हुए उसकी बातों का जवाब देती जा रही थी। वापस हाल में आऊं तो वही छोटी गाड़ी की हब्स, वही स्प्रे की खुशबू और वही कूंज की चिंगाड़। वियर्डो, सीनिया अपने ध्यान में बड़बड़ाई। दादी के कमरे में आज एक बार फिर रौनक लगी थी। पलंग पे कपड़े बिखरे पड़े थे, वही जो सीनिया की शादी के लिए लाए गए थे। सामने टीवी चल रहा था, जिस पे इस वक्त किसी ड्रामे की आखिरी किस्त आ रही थी। ये तो था ही बेगैरत, मुझे इससे यही उम्मीद थी। हीरो की आखिरी कारनामे पे दादी का तबसरा। जरा इसकी बीवी बच्चों की तस्वीर दिखाना कूंज। टीवी से जरा सी नजर न हटाई। उनकी दाएं घुटने पे सीनिया सरके हुए थी, टांगे सीने से लगा रखी थी, जबकि कूंज अब तक जोड़े उलट पुलट रही थी। अल्लाह अल्लाह, इसमें से कौन सा रखूं? उसके निराले गम थे। तुम्हें कह रही हूँ, इसके खानदान की तस्वीर दिखाओ, जूता उठाऊं क्या? दादी का मूड पूरी तरह खराब हो रहा था। कूंज ने कोफ से अपना मोबाइल उठाया। उसी लम्हे ड्रामे की किस्त खत्म हो गई। कूंज ने जरा की जरा नजर उठाकर सीनिया को देखा, फिर टीवी को, जहाँ लड़का लड़की आखिर में शादी कर चुके थे। सीनिया हाली हाली नजरों से टीवी को देख रही थी। कूंज को बेख्तियार मलाल सा हुआ। बेदिली से मोबाइल वापस रखा और दादी के कंधे पे सर रख लिया। दोनों बाजू दादी के बाजू से जोड़ लिए और मुंह पर सोड़ लिया। कहानियाँ कितनी अच्छी होती है ना दादी। आखिर में विलन सामने आ जाता है, बुराई का खात्मा हो जाता है, अच्छाई जीत जाती है। और वो एक पल को रुकी, एक बेबसी भरी नजर अपनी बहन पे डाली, और लड़का लड़की हमेशा मिल जाते हैं। उसका गला भारी हो रहा था, उसे तरस आ रहा था, उसे सीनिया पे बहुत सारा तरस आ रहा था। दादी ने गहरी सांस भरी, अपनी गोद में लेटी सीनिया को देखा। अब ये वो बोली तो उनका लहजा घर के बड़ों जैसा था। कहानियों के पास सारी जिंदगी नहीं होती कूंज। कहानियां बस एक महदूद मुद्दत के लिए हमारे साथ रहती हैं। उनका असल हमें सबक देना होता है, उनको ख़त्म होना होता है, दिनों में, महीनों या घंटों में, ताकि एक नई कहानी, नया सबक आपकी ज़िंदगी में जगह बना सके। कूंज खामोश होगी, लेकिन सीनिया नहीं। उसी खोखली आवाज़ से पूछा सवाल दादी के कानों में गूंजा। असल जिंदगी कहानी जैसी क्यों नहीं होती अम्मा? मोहब्बतें मिल जाएं, सच्चाई सामने आ जाए, दोस्त साथ रहें, गलतफहमी किसी रोज़ ख़त्म हो जाए। एक पल को वो ठहर गई, और जिसे पुकारो वो सही वक्त पे चला आए। उसकी आखिरी बात पे उन तीनों का दिल एक साथ दुखा था। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां करता है बच्चे। कई बार उसे गलतियों के बाद पता चलता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके पास एक शिकवा होता है कि काश कोई होता जो उसे समझाता कि फलां वक्त पे फलां तरीके से फैसला लेना था। दादी ठहर ठहर कर बोल रही थी। हर इंसान के पास इंसान नहीं होते, कुछ लोगों के पास नसीहत देने को कहानियां होती हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने को और फैसले लेने को कुछ किरदार होते हैं, जिन्हें देखकर वो अपने लिए वैसा फैसला लेते हैं जिनसे वो सीख जाते हैं। कहानी को अंजाम पे जाना होता है ताकि वो आपको कुछ अच्छा सिखा सके। कहानियों का अंजाम आपको बताता है कि आपने अपना अंजाम कैसा रखना है, क्या चीज़ है जो आपको बचाएगी। कहानी के अंजाम हमेशा अच्छे क्यों होते हैं दादी? सिर्फ अच्छे अंजाम वाली कहानी क्यों पसंद की जाती है? कूंज की आवाज़ कहीं दूर से आती थी। दादी ने लंबी सांस ली। वो लोग असल कारी होते ही नहीं जिनको कहानी का अंजाम खुशगवार चाहिए हो। ऐसे लोग बस अपनी नाकाम हसरतों को दो किरदारों के दरमियान पूरा होता देखना चाहते हैं। असल कारी वो होता है जो बुरे अंजाम से कुछ सीखे। तुम्हारी पहली बात से इख्तलाफ है मुझे। कहानियों के अंजाम हमेशा खुशगवार नहीं होते, बल्कि नाखुशगवार अंजाम ज़्यादा बिकता है। सस्सी पुन्नो, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सोहनी महवाल, इन सब के अंजाम भी तो बुरे थे। लेकिन क्या कोई है जिससे ये नाम, ये कहानी ना पढ़ रखी हो? कहानी को उसके अंजाम से नहीं, उसके सबक से पहचानना चाहिए। अपनी नाकाम हसरतों को दो किरदारों के दरमियान सोचना छोड़कर आगे आने वाली जिंदगी के मुस्बित फैसले लेने चाहिए। यही है असल कहानी, यही है जिंदगी। काफी देर खामोशी रही, जिससे अब गूंज ने तोड़ा था।
अच्छा दादी, वो भेड़िए और शेरबानों वाली कहानी सुनाए ना। गूंज लाड कर रही थी। अभी जो अगर दादी का ड्रामा चल रहा होता तो वो सही लाड पूरे करती, लेकिन है। शहर बानो मेरी बचपन की दोस्त थी, बड़ी खूबसूरत और सहीन। दादी ने शुरू किया। जो उसको देखता था बस देखता रह जाता था। उसका चेहरा चमकदार था। दादी वो हाइलाइटर लगाती होगी। पूंछ ने अपनी टांग अड़ाई। सीनिया मुस्कुराई थी। सुनहरी आंखों में थकान थी। कमबख्त, हमारे जमाने में मेकअप नहीं होता था। हमारा सिंगार क्या था भला? सुरमा लगा लिया, मसवाक से दांत साफ किए, दो चुटियां गूंदी और ये हो गए तैयार। पूंछ ने भुन में सुखेड़ी। हाँ, इतनी आप कतरीना कैफ। वो बड़बड़ाई। दादी ने सब किया और कहानी जारी रखी। हाँ, तो शहरबानो की बहन के यहाँ बेटा हुआ था। एक दिन वो अपनी बड़ी बहन से मिलने दूसरे गांव जा रही थी, जब भेड़ियों ने उसका रास्ता रोक लिया। बेचारी छुई मुई सी तो थी, डर गई लेकिन हिम्मत न हारी। जीनिया ने पहलू बदला। ये कहानी का असल नहीं था। गूंज ध्यान से सुन रही थी। भेड़िया जैसे ही उसे खाने आया, शहरबानो ने उसे हाथ के इशारे से रोका। भेड़िया रुक गया ना दादी। गूंज एक बार फिर दरमियान में बोली। 1000 दफा सुनी हुई कहानी थी, लेकिन हर दफा पहले जैसे फैसिनेट करती थी। हाँ, भेड़िया रुक गया था। शहरबानो ने उससे कहा कि वो अपनी बहन से आने का वादा कर चुकी है। उसे जाने दे, क्योंकि अगर वो नहीं गई तो वादा खिलाफ कहलाएगी, और अगर भेड़िए ने उसे खाया तो अल्लाह के हजूर उसकी शिकायत देगी। जीनिया अब की उठ बैठी थी। दादी को तादीबी नजरों से देखा, जैसे कह रही हो ये असल नहीं है दादी। बूढ़ी किस्सा खो ने नसें चुरा ली। भेड़िया हट गया और शहरबानों को जाने दिया। शहरबानों ने वादा पूरा किया और अपने भांजे को देखकर हसरत पूरी की। कौन सी आंखें चमक रही थीं। सीनिया की आंखों में ससा था। शहरबानो वापस उसी रास्ते से गई, लेकिन भेड़िए ने उसे ना खाया, क्योंकि वो उसे ना खाने का वादा कर चुका था। बगैर कोई मुद्दत तय किए शहरबानो ने बाकी सारी जिंदगी सुकून से गुजारी। शादी की, बच्चे हुए, और फिर जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी। कहानी खत्म हो गई थी। उसी लम्हे कोच का मोबाइल बजा। वो कॉल सुनने बाहर चली गई तो जीनिया ने दादी को देखा। उसे झूठी कहानियां मत सुनाए दादी। उससे बताएं कि इस दुनिया में हर इंसान भेड़िया है, और भेड़िए किसी इंसान को नहीं बख्शते। उससे बताएं कि शहरबानों का सारा हुस्न भेड़ियों ने नोच लिया था। हसरतें पूरी ना हो सकी, और वो एक ट्रेजिक एंडिंग लेकर इस दुनिया से रुखसत हुई। दादी ने मुस्कुराकर इस जिद्दी लड़की को देखा, जरा सा तवक्कुफ किया, फिर कहने लगी। जब तुम बहुत छोटी थी ना, तो मैं तुम्हें भी यही कहानी सुनाती थी। तुम गूंज की तरह सवाल नहीं करती थी, लेकिन तुम इस कहानी से खुश नहीं होती थी। तुम 14 साल की थी, जैनी, जब वहां उस दरवाजे की चौखट पे। उन्होंने दरवाजे की जानिब इशारा किया। आंखें सीनिया के चेहरे पे जमाई रखी। तुमने वहां खड़े होकर अजीब सी आंखों के साथ पूछा था, बल्कि बताया था तुमने मुझ कहा था, शहरबानों को भेड़िया खा गया था ना दादी। वो कभी अपने भांजे से नहीं मिली थी ना। दुनिया में हर इंसान भेड़िया होता है, और भेड़िए वादे नहीं निभाते, है ना? जीनिया पलक तक न झपक सकी। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसे किस्सा को से सुनने की जरूरत नहीं रहती, जब वो किससे भूल लेता है। तुम्हारा वक्त जल्दी आ गया था, पूछ का वक्त भी आएगा। जीनिया कानों को हाथ लगाते हुए बिस्तर से पैर उतार रही थी। मैंने कहानीकारों से बड़ा झूठा कोई नहीं देखा। अगर कहानीकार झूठ ना घड़े तो तुम अपनी कहानी का सच न जान पाओ। दादी अफवाही तो हो गई थी, कहानीकार थी वो भाई। दादी के कमरे से वापसी पे वो थके थके कदमों से बैठक चली आई थी। टेलीफोन कई दिनों से खराब पड़ा था। अब्बा और सीनिया मशीन बड़ी से, लेकिन चंद दिनों से उन्हें भी कहाँ वक्त मिलता था। वो छोटे छोटे कदम लेती टेलीफोन की जाने बढ़ाई। अब्दुल्ला से राब्ते का वाहिद जरिया उसे इस टेलीफोन से भी अकीदत थी। उसने स्टूल के नीचे से अपना सामान निकाला, और थोड़ी देर बाद वो अपने काम में मगन नजर आई थी। पुरसे पुरसे अलग किए, सर झुकाए, मुनहम्मिक और फैसिनेट सी। ये टेलीफोन कई बार उसके पार से अब्दुल्ला की आवाज़ आई होगी। ये मशीनी पुरसा नहीं था, ये मोतबर था। उसकी ताज़ीम फर्ज थी। दफातन दरवाजे पे गूंज नवादार हुई। उसके हाथ में उसकी डायरी थी। होंठों पे मुस्कुराहट, वही मुस्कुराहट जो एक नया शेर सुनाने के लिए आती थी। अर्ज किया है, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर, मेरी बात सुन।
उसे भूल जा, उसे भूल जा। वो जो बरसाते जहाँ ही उलट गया, वो जो बीच राह में पलट गया, उसे फिर बुलाने से हसूल गया। उसे मत बुला, उसे भूल जा। कैसा था? वो इश्तियाक से पूछ रही थी। सीने ने सर नहीं उठाया। मिला ही तुम्हारे अंदर की नाकाम शायरा जाग गई। ये मुआवजा क्यों कर हुआ? उसके हाथ तेज से चल रहे थे। मशीनें उसके लिए कभी मुश्किल नहीं रही थी। कुछ गहरी सांस से थी आगे आई। कई दिनों से मेरे अंदर की शायरा के मिजाज खराब थे। ना गजल का वजन बराबर हो रहा था, ना काफिया मेल खा रहा था। वो सीनिया के साथ नीचे आकर बैठी। और इस सब की वजह क्या थी? सीनिया अब रुई के गोले से टेलीफोन की अंदरूनी पुर्जे साफ कर रही थी। हाँ, वजह क्या होनी थी? शायरा को लगा था कि उनकी हमशीरा की जबरदस्ती निस्बत तय की जा रही है। इसी गम में हमने अपनी एक शायरी की किताब जला दी। हैं, तुमने मेरे लिए किताब क्यों जला ली? जीनिया ने हैरानी से सर उठाया। तेल में डूबा रुई का गोला अब भी हाथ में था। पानी से गाढ़ा खून। शख्सतरी जवाब, आंखें संजीदा, चेहरा मुतमईन। है, हमने सोचा जब हमारी बहन को ही परवाह नहीं, फिर हम क्यों कौम को एक अच्छी शायरा से महरूम करें? तो फिर अर्ज किया है। सू सू। मोबाइल की चिंगारती आवाज़ पे शायरा बदमज़ा हुई थी, लेकिन सीने की आंखें सुखड़ी थीं। उससे एक नज़र मोबाइल पर आती कॉलर आईडी देखी, फिर गूंज को देखा। ये तुम्हें कॉल क्यों कर रही है? तुमने इसे छोड़ नहीं दिया था? मशकूक तफ्तीशी अंदाज। तस्दीक करो, मैंने इसे नहीं, इससे मुझे छोड़ा था। उससे हाथ बढ़ाकर मोबाइल बंद कर दिया। और इससे तुम्हें क्यों छोड़ा? शायरी की जुबान में जवाब अर्ज है। खुद ब खुद छोड़ गए तो चलो अच्छा हुआ। इतने पाप कहाँ हमसे संभाले जाते। हम भी कूचाए जाना से गालिब की तरह ना निकलते तो किसी रोज निकाले जाते। दांत दूं या लानत? उसकी बड़ी बहन संजीदा थी। जो चाहे दे दे, हम इमर्जिंग शायर हैं, सब दिल से कबूल कर लेते हैं। उससे आंखें पटपटाई। जीनिया ने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। मट्टी धूल साफ हो चुकी थी। अब वो स्क्रू ड्राइवर से टेलीफोन वापस जोड़ रही थी। अच्छा जैनी, ये बताओ, अगर अब्दुल्ला आ जाता तो तुम्हारी सारी फिक्रें ख़त्म हो जाती, है ना? अब्दुल्ला आ जाता तो मेरी सारी फिक्रें मज़ीद बढ़ जाती। मसरूफ़ लहजा। अब्दुल्ला के साथ मुझे आखिरी सांस तक बेयकीनी रहती। वो मुझसे शादी की हामी भरता तो निकाह वाले दिन ना आने की बेयकीनी। वो घर ले जाता तो बीच रास्ते में मुझे छोड़ देने की बेयकीनी। औलाद हो जाती तो औलाद समेत घर से बाहर निकाल देने की बेयकीनी। उससे एक पल को आंखें उठाकर गूंज को देखा। अब्दुल्ला मेरे जनाजे को भी डिसऑन कर सकता था, उससे कोई बैद नहीं। गूंज ने ना समझी से उसे देखा। एक तरफ तुम कहती हो अब्दुल्ला तुम्हारा कंफर्ट है, दूसरी तरफ तुम कहती हो अब्दुल्ला के साथ बेयकीनी रहती। सीनिया झुके सर के साथ मुस्कुराई। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। जिन लोगों की बचपन से मंगनी हो चुकी होती है वो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। खास तौर पे लड़कियां, हम उसको कई साल एक घर में तस्वुर करते आए होते हैं, जैसे कि मैंने 1 लाख बार तस्वुर किया है। अब्दुल्ला, मैं और उसकी आबाई हवेली। उससे सर झटका। अगर वो मेरे साथ बुरा करता तो मैं उसके लिए तैयार थी। अगर वो मेरे साथ अच्छा रहता, अब्बा का बदला मुझसे लेता, या फिर कुछ भी हो जाता। मैंने 23 सालों में उसके ख्यालों के साथ गुजार दिए। वो अच्छा या बुरा नहीं लगता था। अब्दुल्ला मुझे मेरा लगता था। वो मेरा कंफर्ट था, क्योंकि मैं उसके साथ अनकंफर्टेबल होने को तैयार थी। अब्दुल्ला मेरे लिए जो था, वो मैं सारी ज़िंदगी किसी को समझ नहीं सकूंगी। और अब्दुल्ला, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा? उसे लगता होगा मैं उसका इंतज़ार करूंगी सारी ज़िंदगी, या फिर मैं उसके पीछे आऊंगी सस्सी की तरह। लेकिन वो शायद भूल गया है कि ना ये केज कमरा एक इलाका है, ना मैं सस्सी और ना वो पनहील। सस्सी पुन्नो एक बलोची लोक दास्तान है। केज कमरान नामी इलाके की एक मशहूर दास्तान, जिसमें पनहील यानी सस्सी के शोर को उसके भाई अगवा कर जाते हैं और सस्सी उसके इश्क में हाक छानती है। मारे हैरत की गूंज का मुंह खुले का खुला रह गया। उस दिन जब अब्दुल्ला का फ़ोन आया था, तब मैंने उसे सुना था जैनी। उससे अब्बा से कहा था तुम उसके लिए अगले 100 साल भी इंतज़ार कर सकती हो। तुम दोनों क्या हो जैनी? सोलमेट्स। सीनियर ने सरगोशी की। गूंज ने बेख्तियार झुर्झरी ली। अल्लाह माफ़ करे, तुम लोग अगर सोलमेट हो तो मेरी तौबा। ए मुझे ये बताओ, अब्दुल्ला तुम्हारा मंगेतर होने के साथ साथ और क्या लगता था? यानी वो हमारी फुफ्फो का बेटा था। सीनियर ने उसकी बात काटी।
वट्टे सट्टे की शादियां थी, यानी अब्बा की दो बहनों की शादी अब्दुल्ला के घर होनी थी। ज़ैनी मुझे साफ साफ समझाओ, उलझाओ मत। उसे कोफ्त हुई। जीनिया ने गहरी सांस ली। अच्छा ठीक है, सुनो। अब्दुल्ला के दादा और हमारे दादा ने अपने बच्चों के रिश्ते आपस में तय कर दिए। यानी हमारी दो फूफू उनके घर जाएंगी और उनके घर से दो लड़कियां हमारे घर आनी थी। दोनों अब्दुल्ला की फूफू थी। समझ आई? हमारी एक फूफू शादी करके अपने घर चली गई, जो कि अब्दुल्ला की अम्मा थी। और हमारी दूसरी फूफू की शादी नहीं हो सकी क्योंकि अब्दुल्ला के चचा ने किसी और औरत से शादी कर ली और हमारी फूफू को डिसऑन कर दिया। समझी? उसने तस्दीक चाही। हाँ हाँ, समझ गई। कोच ने जल्दी जल्दी सर हिलाया। तो जब उन्होंने हमारी फुप्पो से शादी नहीं की तो फुप्पो ने सदमे से खुदकुशी कर ली। अब्दुल्ला के चचा की वजह से हमारी फुप्पो ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद अब्बा को तैश आ गया। यूँ अब्बा ने अम्मा को, जो कि उनकी मंग थी, काफ़ी अरसे तक डिसऑन कर दिया। बल्कि शादी की कुछ अरसे बाद बशर को उनसे छीन कर अपने पास रख लिया। उन्हें मैके छोड़ दिया। ये एक सजा थी उनके खानदान के लिए। अब्दुल्ला भी अपनी फुप्पो का बदला ले रहा है, यानी हमारी अम्मा का बदला। वो भी मुझसे देर से शादी करेगा, जैसे अब्बा ने अम्मा से की। वो सारे खानदान में हमारा मजाक बनाना चाहता है, जैसे अब्बा ने उनका बनाया था। ओह, इतनी बड़ी हिस्ट्री! उसके लब ओ की शक्ल में हुए। वैसे ये अब्दुल्ला दिखता कैसा है? मुझे नहीं पता। सीनिया टेलीफोन छोड़ चुकी थी और अब उसे वापस जगह पे रख रही थी। ना अब्बा को पता है ना बशर को, क्योंकि जब अब्दुल्ला के चचा ने हमारी फुप्पो को डिसोन किया था, तब बरादरी ने उनको गांव से चले जाने का फैसला सुनाया था। अब्दुल्ला और उसका सारा खानदान किसी बड़े शहर शिफ्ट हो गया था। अब्दुल्ला के दादा को वादा खिलाफी और औरत को डिसऑन करने की सज़ा मिली थी। उसके बाद वो लोग हमारे घर कभी नहीं आते थे, ना हम उनसे मिलते थे। हमारी बड़ी फूफो, यानी अब्दुल्ला की माँ, हमसे नहीं मिलनी थी। एक मिनट, एक मिनट, कोच ने उसे टोका। ये सारे मसाइल अब्बा की शादी से पहले हुए थे, यानी तब तो तुम पैदा भी नहीं हुई थी। फिर तुम्हारी मंगनी कैसे हुई? मेरी मंगनी कभी हुई ही नहीं। हमारे यहाँ एक रस्म है, पेट। इस रस्म में यूं होता है कि जब किसी लड़की की शादी किसी जगह तय की जाती है तो उसके ससुराल से पेट नामी मुआहिदा तय होता है, जिसका मतलब ये होता है कि लड़की की पहली बेटी का रिश्ता उसके मामू और नाना तय करेंगे। अम्मा का रिश्ता तय करते वक्त यही मुआहिदा हुआ था। अम्मा की पहली बेटी यानी मैं। मेरे मामले में ये फैसला अब्दुल्ला के अब्बा और दादा ने करना था। और यूं सीनिया हाकिम पैदा होने से पहले अब्दुल्ला के नाम थी। पूंछ मरूब नजर आती थी। सीनिया ने इजाफा किया। अब्बा की शादी हुई और उसके बाद भी हम सब कभी नहीं मिले। गांव देहातों में ऐसा होता है, लोग दुश्मनी रख लेते हैं, एक दूसरे की शक्ल भूल जाते हैं, लेकिन इंतकाम और अपनी औरत नहीं। अब्दुल्ला मुझे नहीं भूला, ना अपना इंतकाम। जो भी हुआ है सैनी, तुम बलाज से शादी करके खुश नहीं रह सकती। हम शायर और राइटर चेहरे पढ़ लेते हैं, बलाज वो नहीं है जो नजर आता है। वो अपने लिए तुम्हें छोड़ देगा। वो ऐसा मर्द नहीं है जो साथ दे। वो मुश्किलात में तुम्हें छोड़कर आसानी को चुनेगा। जीनिया ने दीवार से टेक लगा ली। बलात जैसा भी है, औरत के हाथ में होता है मर्द को जैसे मर्जी उठाए बिठाए। मैं बलाज को बदल सकती हूँ। एक औरत मर्द को बदल सकती है, अपनी मर्जी के फैसले करवा सकती है, अपनी बातें नहीं बनवा सकती है। औरत के इख्तियार में होता है वो मर्द को बदल सकती है। मुझे तो अपने खानदान की कुछ समझ नहीं आई। कुछ हल्का हो गई थी। कहाँ तुम बलात से बेजार और कहाँ उसको बदलने के दावे। जीनिया मुस्कुराई। कहा ना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड।